बोलने की कला, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। डेल कार्नेगी की लिखी किताब बोलने की कला में वो ताकत है जो आपके सबसे बड़े डर को चुटकियों में खत्म कर सकती है। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपके सुनहरे भविष्य की चाबी है। इसे आज ही पढ़ें और एक अच्छा बोलने वाला बनने का अपना सफर शुरू करें, ताकि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें। मार्क ट्वेन ने कहा था, सबके सामने बोलने के डर को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, सबके सामने बोलो। अगर कभी भीड़ के सामने खड़े होने की सोच से ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है और हथेलियों में पसीना आ जाता है, तो आप अकेले नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि लोगों के सामने बोलना दुनिया के सबसे आम डरों में से एक है? एक सरकारी दिमागी सेहत संस्था की स्टडी के मुताबिक करीब 75% लोग सबके सामने बोलने से डरते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस डर को ग्लोसोफोबिया भी कहते हैं? स्टडी में तो ये भी पता चला है कि लोग सबके सामने बोलने से मौत से भी ज्यादा डरते हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है और इससे पता चलता है कि ये डर हम पर कितना गहरा असर डालता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे भी ज्यादा मजेदार क्या है? ऐसे अनगिनत लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने इस डर का सामना किया और जीत हासिल की। बहुत से मशहूर और कामयाब लोग भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बोलने से डरते थे, जैसे कि स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स और ओपरा विनफ्रे। इन सब ने माना है कि कामयाब होने से पहले उन्हें भी लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। परिचय। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा शब्द है जिससे हम में से ज्यादातर लोग बहुत डरते हैं। लोगों से कैसे बात करें, स्टेज पर पूरे भरोसे के साथ कैसे बोलें, सोशल मीडिया के लिए एक अच्छा वीडियो कैसे बनाएं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना अटके, इंटरव्यू में कैसे बात करें, बॉस से अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए कैसे बात करें, शादी के लिए किसी को प्रपोज कैसे करें। इन सभी कामों के लिए बोलने की कला में माहिर होना बहुत जरूरी है। उस इंसान को याद कीजिए जिसके बोलने का तरीका आपको बहुत पसंद है। वो क्या कमाल का बोलता था, और आप भी उसी की तरह लाखों लोगों से बात करना चाहते हैं, उन पर एक अच्छा असर डालना चाहते हैं। अगर ये सब आपके मन में चल रहा है तो आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बेस्ट सेलर लेखक डेल कार्नेगी की लिखी किताब बोलने की कला के बारे में बात करेंगे। इस किताब को और अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 12 चैप्टर में बांटा है, तो चलिए एक एक करके सबको अच्छे से जानते हैं। अध्याय 1, सबके सामने बोलना। डेल कार्नेगी की बोलने की कला। सबके सामने बोलना यानी अपनी दिल की बात दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका। पुराने जमाने में जब लोग बोल नहीं पाते थे तो वो लिखकर अपनी बात बताते थे। ये तरीका करीब 450 साल पहले मिस्र में शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ लोगों ने भाषा सीखी और फिर बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीख लिया। इस प्रक्रिया को बातचीत कहते हैं। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग इससे अलग है। एक इंसान से बात करना बातचीत है, लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों के सामने कुछ बोलते हैं तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। बातचीत में आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई खास तैयारी की जरूरत नहीं। आप रोज वाले शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप सबके सामने बोलते हैं तो आपको पहले से सोचना पड़ता है कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। यहाँ आम बोलचाल की जगह थोड़ी औपचारिक भाषा का इस्तेमाल करना होता है। पब्लिक स्पीकिंग करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें सुनने वालों की बातों और उनके फीडबैक को समझना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस अपनी ही कहते जाएं और उनकी सुने ही ना। ऐसा करने पर लोग आपकी स्पीच में दिलचस्पी खो देंगे। इसलिए बीच बीच में लोगों से फीडबैक लेते रहें। लोगों से दिल से जुड़ें और अपनी बातों को सबूत के साथ कहें। आप अपनी स्पीच से जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो लोगों तक साफ साफ पहुंचना चाहिए। अध्याय 3, सुनना। सुनना शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? शायद इसका मतलब हो कानों से सुनना, लेकिन ध्यान से सुनना, लिसनिंग, और सिर्फ सुनना, हियरिंग, दो अलग अलग बातें हैं। ध्यान से सुनने का मतलब है किसी बात को सुनकर उस पर सोचना और फिर जवाब देना, जबकि सिर्फ सुनने का मतलब है बात कान में पड़ना और जो मन में आया बोल देना। जब आप किसी से बात करते हुए उसकी बात सुन रहे होते हैं तो ये सिर्फ सुनना है, लेकिन जब आप एक स्पीकर को सुन रहे होते हैं तो आप ध्यान से सुनते हैं। इसका मतलब है कि आप उसकी हर छोटी बड़ी बात को दिमाग में रखकर उसे समझने की कोशिश करते हैं और फिर अपनी राय देते हैं। बोलने की कला किताब। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता यानी सुनने वाला बने। रिसर्च में पाया गया है कि हम सुनी हुई बातों का सिर्फ 50% ही याद रख पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अक्सर सुनने से पहले ही बोलने की जल्दी में रहते हैं, जिससे हमारा ध्यान बढ़ जाता है।
इसलिए एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए अपने सुनने वालों को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपकी ऑडियंस कुछ कहे तो उन्हें अच्छे से समझने के लिए पूरी तरह चुप रहें, सिर्फ अपनी ही ना कहते रहें। अगर आप एक सुनने वाले हैं तो पहले स्पीकर को पूरा सुने और फिर अपनी बात कहें। अध्याय 4, पहली स्पीच देने का तरीका। एक स्पीकर के लिए उसकी पहली स्पीच बहुत खास होती है। जब आप पहली स्पीच देते हैं तो लोगों के लिए आप एक नए स्पीकर होते हैं और आपके पास अनुभव नहीं होता। इसलिए लेखक ने यहाँ कुछ तरीके बताए हैं जिन्हें आप अपनी पहली स्पीच के लिए अपना सकते हैं। लोगों से बातचीत करना। अपनी ऑडियंस से बात करें, क्योंकि अगर आप जाते ही सीधे टॉपिक शुरू कर देंगे तो किसी को मजा नहीं आएगा। शुरुआत में 2-3 मिनट लोगों से उनका हालचाल पूछें और ये पूछें कि वो यहाँ क्यों आए हैं। इससे उन्हें आपका व्यवहार पसंद आएगा और वो आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। अपने टॉपिक पर ध्यान देना। लोगों से बातचीत करने के बाद पूरी तरह से अपने विषय पर ध्यान दें। धीरे धीरे लोगों को अपने टॉपिक के बारे में बताएं। केवल उतनी ही बात कहें जितनी जरूरी है। अगर आपका टॉपिक साइंस का है और आप लोगों को रोजमर्रा के साइंस की जगह बहुत गहरी बातें बताने लगे तो लोग बोर हो जाएंगे। लोगों को अपनी बातों से जोड़े रखें। अपनी बात में आसान और औपचारिक शब्द इस्तेमाल करें, भारी भरकम शब्द नहीं, ताकि हर कोई समझ सके। बोलने की कला, सारांश। स्पीच को व्यवस्थित करना। अपनी स्पीच की पहले से पूरी प्लानिंग करें और फिर बोलें। प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन सी बात पहले बोलनी है और कौन सी बाद में। पहले परिचय से शुरू करें, फिर धीरे धीरे टॉपिक के मुख्य हिस्से पर आएं। आखिर में निष्कर्ष देते हुए टॉपिक के फायदे नुकसान बताकर अपनी बात खत्म करें। इस तरह आपकी स्पीच व्यवस्थित लगेगी और लोगों को सुनने में भी मजा आएगा। अध्याय 5, टॉपिक चुनना। याद रखें, अपनी स्पीच के लिए ऐसा टॉपिक चुनें जिसके बारे में या तो आप बहुत अच्छे से जानते हो या वो टॉपिक सबके लिए नया हो। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में सब कुछ पता है तो आप लोगों को अच्छे से बता सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कई लोगों के लिए नई चीज़ है और सब इसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके लोगों को समझाएंगे तो वे ज़रूर सुनना चाहेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं पता और सुनने वाले अनुभवी हैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी दें। इससे संतुलन बना रहेगा। अध्याय 6, सुनने वालों को समझें। स्पीच देने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके सुनने वाले कौन हैं और वे क्या चाहते हैं। अगर आपकी ऑडियंस में ऐसे लोग हैं जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं हैं तो आप उन्हें खुश रहने के तरीके बताकर उनसे जुड़ सकते हैं। हो सके तो अपना कोई निजी अनुभव भी शेयर करें। अपने सुनने वालों की रुचि जानने के लिए पहले उनसे बात करें। पूछें कि वे कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का मकसद क्या है। ऐसी छोटी छोटी बातों से आप समझ जाएंगे कि वो क्या सुनना चाहते हैं। अध्याय 7, अपनी बातों को उदाहरणों से समझाएं। स्पीच तैयार करते समय कुछ सहायक चीज़ों का इस्तेमाल करने से लोगों का आप पर भरोसा बढ़ता है और वो आपकी बात बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। सहायक चीज़ों का मतलब है हर वो चीज़ जो आपकी स्पीच को और बेहतर बनाए। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार की फोटो या उससे जुड़ी एक छोटी सी वीडियो दिखाएंगे तो लोग बेहतर समझ पाएंगे। इससे लोग आपकी स्पीच में ज्यादा रुचि लेंगे। साथ ही बीच बीच में अपनी ऑडियंस से सवाल पूछते रहें, उनके जवाब दें या उनसे जवाब देने के लिए कहें। असली उदाहरणों का इस्तेमाल करें। अब अपनी ऑडियंस से बात करके देखें कि उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। अगर उनका जवाब अच्छा है तो उनमें से कुछ को स्टेज पर बुलाएं और मजेदार तरीके से अपनी स्पीच से जुड़ा कोई छोटा सा काम करने को कहें। इससे ऑडियंस को अच्छा महसूस होता है। कोई कहानी या घटना सुनाएं। जैसे अगर आपका टॉपिक भारतीय संस्कृति से जुड़ा है तो आप उसे समझाने के लिए कोई पुरानी कहानी या घटना सुना सकते हैं। इससे लोगों में और सुनने की रुचि जागेगी। आंकड़ों का इस्तेमाल करें। आंकड़े देखकर हम बातों पर जल्दी भरोसा करने लगते हैं, इसलिए अपनी बातें सिर्फ बोलकर ना बताएं बल्कि सबूत के तौर पर आंकड़े भी दिखाएं, जैसे ग्राफ या चार्ट। ये ज्यादा आसानी से समझ आते हैं। प्रेरणा देने वाले कोट्स का इस्तेमाल करें। स्पीच में बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल कोट्स डालने से ऑडियंस प्रेरित रहती है और बोर हुए बिना फिर से आपकी बातों पर ध्यान देने लगती है। अध्याय 8, स्पीच के मुख्य हिस्से को व्यवस्थित करें। यहाँ आप सीखेंगे कि अपनी स्पीच को अच्छी तरह कैसे जमाएं ताकि आप अपनी बात शुरू से अंत तक आसानी से समझा सकें। अगर आप बिना किसी क्रम के कुछ भी बोलेंगे तो सुनने वालों को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए स्पीच को व्यवस्थित करना जरूरी है। हल्की बातचीत और परिचय से शुरू करें। स्पीच शुरू करने से पहले अपनी ऑडियंस से बात करें और जानें कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। फिर धीरे धीरे अपने टॉपिक का सबसे छोटा हिस्सा बताना शुरू करें। बताते समय ऑडियंस से कुछ सवाल भी पूछें ताकि वे शुरू से ही टॉपिक में दिलचस्पी लें। याद रखें कि शुरू में बहुत गहरी बातें ना करें। एक क्रम का पालन करें।
एक छोटा सा परिचय देने के बाद अब आपको स्पीच के मुख्य हिस्से पर आना है, जहां आपको टॉपिक के बारे में गहराई से बताना है। इसके लिए क्रम का पालन करें। जैसे अगर आप किसी चीज की अच्छाई बता रहे हैं तो पहले अच्छाई ही बताएं, फिर कमियां और उन्हें सुधारने के तरीके। मुख्य पॉइंट्स को अलग रखें। स्पीच के सभी जरूरी पॉइंट्स को और उनके उदाहरणों को अलग अलग रखें। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो ऑडियंस समझ नहीं पाएगी कि क्या ज्यादा जरूरी है और क्या कम। इसलिए अपने जरूरी पॉइंट्स को उदाहरणों से अलग रखें। अध्याय 9, स्पीच की शुरुआत और अंत। अब तक आप समझ गए हैं कि हमें अपनी स्पीच की शुरुआत एक हल्के परिचय के साथ करनी चाहिए। यहाँ कुछ और तरीके भी दिए गए हैं जो शुरुआत और अंत को आकर्षक बनाने में मदद कर सकते हैं। बोलने की कला अंग्रेजी, तो इसके लिए इन तरीकों को अपनाएं। टॉपिक को ऑडियंस से जोड़ें। इसके लिए उन्हें अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बताएं, फिर उनसे कुछ सवाल पूछें। जवाब मिलने के बाद उनकी बात से जुड़े कुछ और सवाल पूछें ताकि वे समझ जाएं कि आज का टॉपिक किस बारे में है और वे मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। किसी कोटेशन से शुरू करें। परिचय के बाद अपनी बात किसी मशहूर लाइन या कोटेशन से शुरू करें ताकि लोग मोटिवेटेड महसूस करें और स्पीच में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें। कहानी सुनाएं। बचपन से हमें कहानियां सुनना पसंद है और कहानी से सीखी बातें सीधे हमारे दिमाग की गहराई में चली जाती हैं। तो परिचय और एक मोटिवेटेड लाइन के बाद ऑडियंस को स्पीच से जुड़ी कोई घटना या कहानी सुनाएं। ऑडियो या विजुअल चीजों का इस्तेमाल करें। कहानी सुनाने के बाद हम स्पीच के मुख्य हिस्से पर आते हैं। इस दौरान अपनी बातें सिर्फ बोलकर समझाने के बजाय उससे जुड़ी तस्वीरें या वीडियो दिखाएं। अपनी स्पीच का सार बताएं। अब जब आपकी स्पीच आधी से ज्यादा खत्म हो गई है तो आपको अंत की ओर बढ़ना है। धीरे धीरे अपनी बात को समेटना शुरू करें और ऑडियंस से ज्यादा सवाल पूछें ताकि वे समझ जाएं कि आपकी स्पीच खत्म होने वाली है। एक कोटेशन और शुभकामनाओं के साथ खत्म करें। जब आप अपनी स्पीच खत्म कर लें तो शुरुआत की तरह ही फिर से एक मोटिवेशनल कोटेशन दें ताकि लोग जाते समय भी मोटिवेटेड महसूस करें और उन्हें शुभकामनाएं दें। इससे उनके मन में आपकी एक अच्छी छवि बनेगी। अध्याय 10, स्पीच की रूपरेखा बनाना। अब तक आप समझ गए हैं कि ऑडियंस के सामने स्पीच कैसे देनी है। अब आप जानेंगे कि जब आप अपने लिए स्पीच लिख रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम एक ऐसी स्पीच कैसे लिख सकते हैं जो साफ और दिलचस्प हो। एक अच्छी स्पीच लिखने के लिए यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तैयारी की रूपरेखा। जब कोई स्पीकर स्टेज पर बोलता है तो ये सिर्फ कागज पर नहीं लिखा होता, सब कुछ लिखा होता है कि कौन सी लाइन कब बोलनी है, परिचय, मुख्य हिस्सा और अंत क्या है, कब उदाहरण देना है, कब ऑडियंस से सवाल पूछना है। इस प्रक्रिया को तैयारी की रूपरेखा कहते हैं। बोलने की कला अंग्रेजी। अब आइए देखें कि आप रूपरेखा कैसे तैयार कर सकते हैं। अध्याय 11, भाषा का होशियारी से इस्तेमाल करें। आपकी स्पीच की भाषा साफ और ऑडियंस से जुड़ी होनी चाहिए। यहाँ भाषा का मतलब है कि आप किस लहजे में बोल रहे हैं। याद रखें, आपकी बात सही तरह से लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अपनी पूरी स्पीच के दौरान आराम से बोलें, लेकिन आराम से बोलने का मतलब धीरे बोलना नहीं है। हो सकता है टॉपिक में कोई ऐसी बात हो जो आप सच किसी को बुरा लग सकता है, तो अपनी बात ऐसे रखें कि उसे बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए। अध्याय 12, बोलने का तरीका। अब तक आप समझ गए हैं कि एक अच्छी स्पीच कैसे लिखते हैं। अब सबसे जरूरी चीज देखते हैं, उसे बोलने का तरीका, यानी आपकी डिलीवरी। खुद सोचिए, आपने जितने भी अच्छे स्पीकर देखे हैं, क्या वे कभी आलस में या धीरे धीरे बोलते हैं? नहीं, वे जो भी कहते हैं पूरे जोश और होश में कहते हैं। इसी वजह से उनकी बातों का असर और विश्वास बढ़ता है। अपनी डिलीवरी सुधारने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। आप कैसे दिखते हैं, आप लोगों के सामने कैसे जाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। सोचिए, अगर आप शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनकर स्टेज पर चले जाएं, तो क्या कोई आपको गंभीरता से लेगा? नहीं। जब भी हम किसी स्पीकर के बारे में सोचते हैं तो एक सूट बूट पहने हुए इंसान की तस्वीर दिमाग में आती है। तो आप भी हमेशा अच्छे और फॉर्मल कपड़े पहनकर ही अपनी स्पीच दें। हाव भाव। बोलते समय आपके हाथ और शरीर कैसे हिलते हैं। कपड़े तो ठीक हो गए, अब अपने शरीर की भाषा और हाथ के इशारों पर ध्यान दें। अपनी स्पीच के हिसाब से अपने शरीर को हिलाएं। जैसे मोटिवेशनल स्पीच कुर्सी पर बैठकर देने के बजाय खड़े होकर दें। अपने हाथ खोलें, लोगों से सवाल पूछें। इससे लोगों को आपकी बात पर ज्यादा यकीन होगा। बोलने की कला। आई कांटेक्ट, आंखों में आंखें डालकर। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है आई कांटेक्ट। आप बोलते समय कहाँ देख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ध्यान दें, आप कहीं दीवार, पंखे या स्पीकर को तो नहीं देख रहे। ऐसा करना घबराहट दिखाता है। इससे लगता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए हमेशा अपनी ऑडियंस की आंखों में देखकर बात करें। इससे आत्मविश्वास झलकता है। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने अपनी बातों को पूरे भरोसे के साथ दूसरों तक पहुंचाने की कला सीखी। चलिए अब सीखी हुई बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि वो याद रहें। हमेशा सुनने वालों की रुचि का ध्यान रखें और उनसे फीडबैक लेते रहें। एक स्पीकर के तौर पर हमेशा लोगों को सही बातें बताएं। एक अच्छा बोलने वाला बनने के लिए पहले एक अच्छा सुनने वाला बने। लोगों को अपनी बातों से जोड़े रखें और आसान भाषा का इस्तेमाल करें। अपनी स्पीच की पहले से पूरी प्लानिंग करें।
ऐसा टॉपिक चुनें जिसके बारे में आप जानते हो या जो सबके लिए नया हो। अपनी बात को समझाने के लिए उदाहरण, कहानी, आंकड़े या मोटिवेशनल कोट्स का सहारा लें। हल्की फुल्की बातचीत और परिचय से शुरू करें। अपने टॉपिक को सुनने वालों से जोड़ें। शुरुआत किसी मशहूर लाइन या कोटेशन से करें। अपनी स्पीच का मकसद साफ रखें। परिचय, मुख्य हिस्से और अंत को अलग अलग बताएं। अपनी बातों को समझाने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करें। अपनी डिलीवरी सुधारें। अपने पहनावे और हाव भाव का ध्यान रखें और आंखों में आंखें डालकर बात करें। बोलने की कला, किताब की समीक्षा। डेल कार्नेगी की बोलने की कला अच्छी तरह से बात करने के ऊपर लिखी गई एक जबरदस्त किताब है जो हमेशा काम आएगी। कार्नेगी ने अपने सालों के अनुभव से जो बातें बताई हैं वे नए स्पीकर के लिए बहुत कीमती हैं। किताब में आत्मविश्वास बढ़ाने, ऑडियंस से जुड़ने और अपनी बात मनवाने जैसी तकनीकें बताई गई हैं। जो कोई भी अपनी बोलने की कला सुधारना चाहता है उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। ये किताब तैयारी, प्रैक्टिस और हमदर्दी के महत्व पर जोर देती है, जिससे आत्मविश्वास और बोलने में निखार आता है। हालांकि इसकी भाषा थोड़ी पुरानी लग सकती है, लेकिन किताब के सिद्धांत आज भी उतने ही काम के हैं। संक्षेप में कहें तो जो कोई भी बोलने की कला में माहिर बनना चाहता है उसके लिए ये एक बहुत जरूरी किताब है।